सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। गुज़श्ता रोज़ पीडीएम के जलसे में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब ने बिलअमूम पंजाब और बिलखुसूस लाहौरियों के साथ जो उचक्कों वाला सलूक किया है, इस पर लाहौर का बासी होने के नाते मैं दिल गिरफ्ता हूँ। महमूद अचकज़ई साहब ने लाहौरियों पर अंग्रेज साम्राज्य का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया है। ये वही लाहौर है जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। लाहौर पंजाब का दारकूमत है, तो पंजाबियों की अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ जिद्दोजहद पर मैं इन्हें पंजाबी जुबान के चंद अशार सुनाना चाहता हूं। जिमें जान दी जगे मर जाना, निक दे मैं दो जम दी, घर घर पुत जम दे, जीवना मोड़ न किसे बन जाना, जीवना मोड़ वड्या ना जावे, छोइयां दे घुंद मुड़ गए, डूंगी ढाब वन्ना दा ओला, जिथे जीवना मोड़ वड्या, उथे कुगियां दा जोड़ बोले, जिथे जीवना मोड़ वड्या। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे पता होता कि जग्गे और जीवने ने मर जाना है तो मैं एक की बजाय दो बेटों को जन्म देती। यूं तो हर घर में लाल पैदा होते हैं, लेकिन जीवना और जग्गे जैसा कोई नहीं हो सकता। जीवना को अंग्रेज ने शहीद किया तो बर्छियों के मुंह भी कुंद हो गए थे, क्योंकि वो बड़ा सख्त जान और मजबूत जिस्म का मालिक था। इसे शहीद करने के लिए दुश्मन ने नशेबी खाई और दरख्तों का सहारा लिया था। जहां जीवना मोड़ को शहीद किया गया, वहां फाख्ताओं का एक जोड़ा इसके गम में गिरिया जारी कर रहा था। कल से मैं मुंतजिर था कि पंजाबियों को अपने सियासी मफाद के लिए उकसाने वाले ख्वाजा साद रफीक महमूद अचकज़ई के इस इल्जाम पर कुछ तो लबकुशाई फरमाकर लाहौरियों और पंजाबियों की अश्कशोई करेंगे, लेकिन मफादात की सियासत का बाजार गर्म है और महमूद अचकज़ई का सौदा मुस्लिम लीग नून को मुफ्त में मयसर है, तो फिर वो क्यों इसको गंवाएंगे। महमूद खान अचकज़ई को अंग्रेज साम्राज्य का मुकाबिल करने वाले मुजाहिदीन से भी प्रोग्राम में आगे चलकर आगाह करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गुज़श्ता रोज आर हुआ या पार या फिर खाली गया बात। असद खरल साहब, बाबा डोगर साहब मेरे साथ है। असद खरल साहब, मैं बड़ा यकीन करें बड़ा दुखी हूँ कल से, लेकिन इस पर मैंने हौसला करना है, सब्र करना है, क्योंकि आगे हमने इस पर बात करनी है। पहले हम फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। महमूद अचकज़ई ने जो किया ना, उस पर तो हम तफसील से बात करेंगे। कल हुआ क्या है पीडीएम के जलसे के साथ, यानी गुजरांवाला से जो मामला शुरू हुआ था, कराची गया, फिर कोयटा, पेशावर, लाहौर, जहां आकर यानी जोबन पर जाना था काम, इतना फ्लॉप शो। मेरा ख्याल है गुजरांवाला का जलसा इससे काफ़ी बड़ा था, अगर उसको भी कंपेयर कर लिया जाए। और ये तख्ते लाहौर है जो ये दावेदार थे, और जिस तरीके से मेरा ख्याल है मरियम साहिबा ने जो एफर्ट की और घर घर जाके गली गली महल्ला महल्ला गई हैं वो, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे चले को 50-40 हज़ार लोग या 60-70 हज़ार लोग इकट्ठे कर लेंगे। जिस तरीके से मेरा ख्याल है, वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और आर या पार क्या होना था या खाली बार, ये तो बीच भंडार उल्टा फंस गया है। यानी इस जलसे को जो कह रही थी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, मेरा ख्याल है लाहौर की या मीनार पाकिस्तान की तारीख का 11 जमातों के बावजूद सबसे छोटा जलसा ये था, जिस तरीके से सूरत हाल। और फिर जिस तरह आपने देखा कि वहाँ पे लोगों को जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई, जलसे किए गए, पब्लिक मीटिंग की गई, रैलियां निकाली गई छोटी छोटी लाहौर के अंदर, फिर जिस तरह MNA और MPs को टास्क दिया गया, तंजीमी अहदेदारों को टास्क दिया गया कि आपने इतने बंदे लाने, हाजिरियाँ लगेगी, बाकायदा अच्छी खासी इसके ऊपर एक्सरसाइज की गई। लेकिन कल जिस तरह आपने देखा, एक तो यह है कि 1 बजे का टाइम था और सूरत हाल ये थी कि वो अब चलते हुए घबरा रहे थे कि इतने कम लोग हैं। उस वक्त चंद 100 थे, चूंकि लोग 2-3 बजे तक अगर देखा जाए जी, तो वो चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। 4 बजे कहीं जाके वो चले हैं, और उसके बाद जब वहां पहुंचे हैं तो मरियम साहिबा की तकरीर अभी शुरू ही हुई है, जो लोग थे भी तो वो जाना शुरू हो गए। ठीक। और उसके बाद वो जिस तरह ये कहते थे, ताने देते थे खाली कुर्सियों से, तो कल जो सूरत हाल थी, जब नवाज शरीफ साहब का खिताब था, तो उस वक्त बंदे कम और कुर्सियां ज्यादा रह गई थी, और वो खिताब खाली कुर्सियों से कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जो एक हाइप इन्होंने क्रिएट की थी कि जनाब पीडीएम का एक जलसा होगा और हुकूमत जनाब ये अवाम का एक रेफरेंडम होगा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और ठाटे मारता अवाम का समंदर होगा, और बहुत बड़ा एक तारीखी हम जलसा
करेंगे, जो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, रेफरेंडम तो लगता है हो गया, फिर इनके खिलाफ ही हो गया। बाबर डोगर साहब, ये क्या हुआ, क्या है, जिम्मेदारियां लोगों ने निभाई? ये जो आज इजलास हुआ, मरियम उसमें कह रही थी जज़ा सज़ा होगा, ख्वाजा आसिफ तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि जी आपने कमाल कर दिया, सब लोग सिर्फ आपकी वजह से आए थे। ये मशवरा किसने दिया था मीनार पाकिस्तान का? क्या उसको ढूंढा जाएगा? ये वो साग डार के इंटरव्यू वाला मामला हो गया है। और ये जो आज इजलास हुआ उसके अंदर की कहानी क्या है? ये हंगामी इजलास, CEC का सबको बुलाया गया, MNA MP सेनेटर सारे आओ, ये तबाही बर्बादी किस तरह हो गई हमारी? उसामा साहब, सबसे पहले ये मीनार पाकिस्तान का आइडिया मरियम का था, क्योंकि नून लीग इसकी होस्ट थी। तो मरियम ने ये फैसला किया था कि मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा करूँगी। मेरा मतलब है कि वो भी अतुल गाजी बनी हुई थी अपनी तरफ से कि पता नहीं कितनी दुनिया मेरे पीछे है, और ये मैं चचा और अपना जो भतीजा है ये मेरा मुंह देखते ही रह जाएंगे। मैं इनको बताऊंगी कि लीडरशिप क्या होती है, मैं लोगों को बाहर निकाल के दिखाऊंगी। असल ये उनकी लाइफ का, सियासी लाइफ का पहला जलसा था मीनार पाकिस्तान, पहला जलसा था। तो नून लीग तो वैसे ही मीनार पाकिस्तान में कभी जलसा नहीं करती। शहबाज ही होते तो उन्हें समझाते कि पुत्र मीनार पाकिस्तान जलसा नहीं करना, आराम ना ला के पार्टी चौक कर ला, बेहतरीन है। अब हुआ ये, मैं कल सारा दिन मीनार पाकिस्तान रहा जी। वहाँ पर तकरीबन 3-4 बजे तक जो वहाँ पर 7-8 हज़ार का क्राउड था। तो वहाँ पर और मरियम औरंगजेब थी, ख्वाजा सादिक थे, और म्यूज़िकल बैंड भी इन्होंने एक बुलवाया हुआ था, लाल ग्रुप। उन्होंने गानिशा ने भी गाए, गालिब और हबीब जालिब के तराने भी पढ़े। अच्छा, लेकिन मैंने देखा कि क्राउड इंतहाई ठंडा था। मेरा मतलब कि वो इनके साथ सिंक ही नहीं था, बिल्कुल लोग चुप करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, कोई उनमें जोश रिस्पॉन्स नहीं था। जो इनके हक में प्रोग्राम करते हैं, जो साफी मजे की बात, किराए के जो लोग बुलाए हुए थे, उनमें से क्या? सर मुझे 1 मिनट देते हैं। जी प्लीज। जिस तरह से क्राउड के अंदर एक जोश होता है ना, वो क्राउड के अंदर जोश, चार्ज क्राउड नहीं था। मैं कहूँ कि ये 8,000 बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल बेहिस होके बैठा हुआ है। ये नून लीग की लीडरशिप ऊपर चढ़ी है, पूरा जोर लगा दिया, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद JUI की लीडरशिप आई, मौलाना गफूर हैदी ने आके नारा लगाया और सारा क्राउड चार्ज हो गया। अच्छा, सारा क्राउड खड़ा हो गया और नारे और शोर। और मुझे बाद में पता चला ये 7-8 हज़ार बंदा ही JUI का है, इसका नून लीग से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक बंदा नून लीग का नहीं था उनमें। वो जनाब वो बड़ा चार्ज क्राउड, नारे लग रहे हैं, और जब नून लीग के लोग आए वो चुप करके बैठ जाएं, जब JUI के हैं वो शोर मचाना शुरू कर दें। तो कल उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत कोई 2-3 हज़ार PTI पार्टी के लोग थे। इस तरह से कोई 1000 के करीब आप लगा लें कि वो लोग थे जो शायद मुख्तलिफ सारी पार्टियों के लोग थे। इसके साथ नून लीग से शाम को 5-6 बजे के बाद लोग आना शुरू हुए। अच्छा, वो लोग, इन्होंने बड़ा ही, मेरा मतलब कि मरियम ने चैलेंज करना था ना, वो फिर ओपन चैलेंज देती कि इमरान तुमने तो इतना भरा था, मैं तुझे इतना भर के दूंगी। इन्होंने बहुत ही सिक्योर किस्म की का अरेंजमेंट किए हुए थे कि वो कोई 40 से 50 हज़ार तक उसमें लोग आ सकते थे। जितना इन्होंने रखा हुआ था ना एरिया, उसमें 40 से 50 हज़ार, एक MNA को उससे ज़्यादा वोट पड़ते, इतने लोग आ सकते थे। बाकी जो इन्होंने रखे हुए थे, कोई 10-12 हज़ार कुर्सी थी। तो मैं जब एंड पे आके, जब मरियम आ चुकी थी, तो उनमें से बेतहाशा लोग रावी पुल से भी आ रहे थे। अच्छा, तो बाद में मैं, हमारी DSNG वहाँ पे खड़ी हुई थी ऊपर सड़क के ऊपर जो, तो मैंने वहाँ पे बैठ के देखता रहूँ। ये वो 40-50 हज़ार वाला एरिया भर ही नहीं सके, पीछे सारा खाली पड़ा हुआ था। और मेरा जो एस्टिमेट है 7 से 8 हज़ार बंदा जो था वो मौलाना फजलुर रहमान का था। पता नहीं कहाँ से वो आए थे, वही सिर्फ चार्ज थे, मदारिस के और दीगर लोग। और कोई 15,000 के करीब नून लीग के लोग थे, 15,000 इतने ही होंगे, जिसमें पूरे पंजाब से, गुजरांवाला से, मैंने राना सना को देखा, वो भी बंदे लेके आ रहा था, शेखपुरा से भी बंदे आ रहे थे। तो वो जो सारे पंजाब और लाहौर से थे, लाहौर की पार्टिसिपेशन सबसे कम थी मेरे हिसाब में। अच्छा, बाकी शहरों से लोग 7-8 हज़ार लोग लाहौर से शामिल हुए हैं। तो ये मतलब 8 हज़ार कोई बड़ी तादाद नहीं है। वो लाहौर आप समझते हैं PDM का फ्लॉप तरीन शो था जब से ये APC के बाद PDM बनी है। साहब, अगर इन्होंने 25 हज़ार की गैदरिंग इकट्ठी की है पूरा जोर लगा कर, उसमें मेरा मतलब है कि ये तो होना चाहिए था कि मरियम अकेली ही पूरे वहाँ पे उसको भर देती और JUI जो है उसको मौका ही ना मिलता। मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान ये जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते ना कि मैंने ये यहाँ पर इसको भरना है,
50-60 हज़ार बंदा वो खुद जाती तौर पे ले आते। नून लीग को जो वो रिलाई करके बैठे रहे, तो नून लीग ने कल सबको की जो नाक है ना वो कटवा दी यहाँ से। मैं तो बेड़ा ही गर्क हो गया। अच्छा ये बताएं असद खरल साहब कि अब होगा क्या? जो अंदर खाने ये मीटिंग हुई है अंदर खाने, उसमें तो ये है कि जी साद रफीक साहब ने कहा है कि पार्टी तंजीमी खामियों को देखना पड़ेगा और जजा सजा का अमल होना चाहिए। कुछ लोगों ने जलसे के वाले से पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मरीम नवाज ने कहा जी बिल्कुल होगा। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। बताएं। अहम चीज़ ये है कि नून लीग की साद रफीक कह रहे हैं कि तंजीम साजी नहीं हुई। नून लीग की तंजीम साजी हुई है। नून लीग में यूसी लेवल तक इनकी पेनिट्रेशन है। लाहौर की सबसे ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी थी है तो नून लीग है। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की बेचारी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जजा सजा होनी चाहिए सर, जजा सजा क्या होनी चाहिए? मसला ये है कि हमजा शहबाज, उसका कोई बंदा नजर नहीं आया कल। हमजा शहबाज जो था उसने साबित किया। मेन फाइनेंसर कहाँ था? मेन फाइनेंसर खोखर ग्रुप, दीगर लोग मरियम ग्रुप का बंदा है, खोखर ही एक बंदा है, अदरवाइज वो भी नहीं थे। नून लीग के सर मेरी इत्तलात नहीं है, वो कहीं नहीं नजर आए। सर कल के जलसे में कहाँ थे वो लोग? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कल हमजा शहबाज ने साबित किया, शहबाज शरीफ ने साबित किया, मरियम को कन्वे किया कि मरियम तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, लाहौर तुम्हारे साथ नहीं है। अच्छा, अब अगला सूरत हाल सर, अब किससे होगा? इम्पैक्ट नहीं हो सकता। क्या होगा? हुकूमत के टांगे कांप रही है। हुकूमत उल्टा तो अब बढ़के लगा रहे हैं उनके वज़रा और वज़ीर आज़म, जिस तरह आप देख रहे हैं वो कुत्तों को जनाब उनके साथ वो खाना शाना उनको डाल। लॉन्ग मार्च का क्या होगा? तो अब लॉन्ग मार्च तो खुद ही एक तो ये है कि इसके बाद मायूसी का आलम ये था कि एकदम से जनवरी की बजाय वो फरवरी पे चले गए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज स्पेशली मरियम साहिबा को मिलने आए हैं और मेरा ख्याल है कि जो अब मैं पास तो नहीं था कि वो भी गिला करने आए होंगे कि आपने तो हमें मरवा दिया, कि हमने तो ये समझा था कि बहुत बड़ा ये कामयाब शो होगा। तो अगर हमें पता होता तो चले सिंध से ही हमको अपनी सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कोई लोग इकट्ठा करके कोई लाड़काना से कोई नवाब शाह से इधर उधर से लोग ले आते। अगर आपने यही कुछ करना अभी पीडीएम की। और दूसरी सूरत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पता चल चुका है, मरियम साहिबा की असलियत उनके सामने आ चुकी है। अब वो कल शहबाज शरीफ साहब को जेल में मिलने जा रहे हैं। ठीक, उनको ये पता चल गया है कि ये जो लीडर बनी हुई थी, ये जानशीन बनी हुई थी, इन तिलों में तेल नहीं है। लिहाजा अब हमें जो हकीकी बंदा है, जो शीन या नून जो भी कि नून लीग का जो वोट बैंक जिसके पास को पावर है, तो हमें उससे जाके बात करनी चाहिए। तो कल वो जा रहे हैं जेल में मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब को, और वहां जाके वो अगली लाहेअमल जो है कि पीडीएम का क्या लाहेअमल इख्तियार करना है, तो वो उनके साथ। अब ये जो फेस सेविंग की कोशिश होगी, ज़ाहिर है वो तो ये नहीं कह सकते टीवी पर आकर कि जी ये तो हमारी बर्बादी हो गई, कुछ भी नहीं बचा, हम लॉन्ग मार्च अब कैसे करेंगे। उन्होंने आके कहना बड़ा कामयाब था जैसा खाजा। अच्छा, वैसे कॉन्फिडेंस किसी ने सीखना है तो मरियम साहबा से सीखी कि जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रही थी वहां पे भी, और जिस कॉन्फिडेंस में जिस मीटिंग के अंदर मैंने देखा मीटिंग के अंदर आज स्पीच हो रही है सर, नवाज शरीफ की स्पीच हो रही है, स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये तो नहीं कोई एडिट तो नहीं इस तरह कर सकता, वो स्क्रीन नजर आ रही है और ड्रोन शॉट भी है कि लोग बैठे हुए हैं, खाली है, चले गए। मरियम ऐलान कर रही है कि ये भी नहीं जाना, लोग जा रहे हैं। अच्छा, जिस मीटिंग के अंदर जजा सजा की बातें हो रही थी, मायूस कुन जलसा हो रहा की बात हो रही थी, उसमें मरियम साहिबा ने जो अपनी रिकॉर्डेड जो तकरीर वो सोशल मीडिया पे शेयर की है, वहां पे उनका कॉन्फिडेंस देखिए, और वो झूठी बात कर रही है वहां पे कि जनाब बहुत कामयाब जलसा था। और मरियम की तकरीर में कल था क्या? मेरा मतलब मौलाना की मुल्तान की तकरीर आप देख लें, कोयटे की तकरीर देख लें, मुल्तान की तकरीर देख लें, कराची की तकरीर देख लें, कल की जो तकरीर थी हालत ये है कि अपनी तकरीर सुनाने के लिए भी इमरान खान साहब के क्लिप की बरूने मिन्नत है। यानी उनको ये था कि ये बेचार लोग था कि नून लीग होस्ट है, मरियम की एक धुआंधार जबरदस्त तकरीर होगी, लेकिन कल उनकी तकरीर भी इंतहाई मायूस तकरीर थी। कुछ नहीं था उसमें, कोई कंटेंट नहीं था, कोई बड़ा ऐलान नहीं ये कर सके। तो मुझे ये लग रहा है कि सर बाबर साहब ये बताएं ना, अब तो डिमांड आ गई है इस कामयाब जलसे के बाद, जो बड़ा ही कामयाब और जिसके बाद पूरा मुल्क हिल के रह गया है और हुकूमत की तो टांगे कांप रही हैं, तो 31 जनवरी तक हुकूमत इस्तीफा दे दे। और मौलाना फजल रहमान साहब ने डिमांड रख दी है और हुकूमत मुस्ताफी ना हुई तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का
ऐलान किया जाएगा। अब 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च का अभी ऐलान होगा। उसामा साहब, वो तो खरल साहब आप वाली बात होती चली जा रही है कि आगे मामला जाता जा रहा है। अब ये हंगामी इजलास, खुद मौलाना ने कहा है कि जी हंगामी तौर पर ये इजलास हुआ और उनके चेहरे इतने उतरे हुए थे इसके बाद जब मीडिया के सामने आए इतने उतरे हुए चेहरों के साथ, तो ये हमें एक धोखा देने की कौम बड़ी मासूम है। कुछ फेस सेविंग देनी चाहिए। देखें ना, इतनी शर्मिंदगी उनको अब उठानी पड़ रही है, वो लोगों को क्या करें। अब वो पहले उन्होंने फरवरी में कह दिया कि मिड फरवरी में हम बात करेंगे या कोशिश करेंगे या जनवरी, पहले जनवरी था लॉन्ग मार्च। अच्छा, फरवरी में कह दिया था ना उधर उन्होंने, मिड फरवरी में, कि फरवरी के अवाइल में सॉरी और जनवरी के आखिर में, और पहले जनवरी कहा था, फिर जनवरी का आखिर हुआ। अब ये सारा जो चीजें वो कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, वही मौलाना फजल रहमान साहब है ना जो कह रहे थे कि हम इस्तीफा लेके जाएंगे और हुकूमत खत्म करके जाएंगे इस्लामाबाद। ये एपिसोड पहले करके आ गए, अब दोबारा वही एक नॉन इलेक्टेड बंदा। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि नाम मरियम साहबा इलेक्टेड है और नाम मौलाना फजल रहमान साहब, तो नॉन इलेक्टेड बंदा इलेक्टेड बंदे से मुंतखब से कह रहा है कि आप इस्तीफे दें। कुछ शर्म है, कुछ हया होती है। बाबर साहब, अब क्या होगा? कहा जा मांगने वाला खुद तो मेंबर हो। लॉन्ग मार्च की अभी से तैयारी करें, इसका मतलब है एडमिशन है कि बहुत ही माठी थी तैयारी। अब 31 जनवरी तक इस्तीफे पार्टी कायदन के दिन, नया कुछ भी नहीं है, ये तो पहले की बात है। 31 दिसंबर तक, अच्छा जी चले, 31 दिसंबर तक अब आ गया और जनवरी तक का टाइम है हुकूमत के पास। अब ये जो शो हुआ इसके बाद हुकूमत तो जाहिर है मजाक उड़ा रही होगी, लेकिन क्या हुकूमत को चाहिए इनको फेस सेविंग नहीं, मुज़ाकरात के लिए कुछ आ गया है क्या? हाँ जी चलें बात करते हैं, क्योंकि आप चेहरे देखें उतर गए हैं। अब आज से ही लॉन्ग मार्च की तैयारी, क्या अब इस जलसे के बाद कोई तैयारी हो सकेगी लॉन्ग मार्च? क्योंकि लॉन्ग मार्च एक और चीज़ है। आपने जब उस वक्त पावर में थे नवाज शरीफ साहब, उस वक्त आपने देख लिया जीटी रोड पर क्या हो गया था, यानी उस वक्त अभी भी निकले थे वजीर आजम अपना 50 BMW सरकारी, सारा खर्चा, पेट्रोल सब कुछ था, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो अब इस जलसे के बाद क्या कर लेंगे? ये अभी से तैयारी, इसका मतलब एडमिशन है कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी बुरी रही है। एक तो मौलाना जो है वो हुकूमत का जो मुस्ताफ़ी होने की डेट है उन्होंने 1 महीने आगे कर दी है। पहले वो 31 दिसंबर कह रहे थे, अब वो 31 जनवरी तक चले गए कि ना 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो जाए, नहीं तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। और अब मैं एक चीज़ बता दूं कि कल हुकूमत ने भी बड़ा वाइजली असल में वो ये उन्होंने कहा कि एक दफ़ा देख लें ये कितने जोगे हैं, इनको टोटली फ्री हैंड दे दें, इनको कोई ना रोके। कल मेरा मतलब कोई कंटेनर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, कोई किसी तौर पे उन्होंने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। एक दफ़ा ये सारे इकट्ठे हो जाएं ताकि हम देखें तो सही ये कितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं और इनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक, तो उस समय तो ये बुरी तरह उसामा साहब नाकाम हो गए। मैं लाहौर के अंदर जहाँ पर नून लीग की 14 में से 11 सीटें हैं और लाहौर जहाँ से इनको 15-16 लाख वोट पड़ा है, वहाँ से अगर ये 8-10 हज़ार लोग इकट्ठे किए तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है, फेलियर है। नून लीग किसी को मुंह दिखाने जोगी नहीं रही। अब आज पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नजर आया। अब उसामा साहब ये कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। एक चीज बर्बादी, आप कह रहे थे पहले क्या हुआ जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, अब फिर कहा जी जनवरी के आखिर में होगा, अब कह रहे हैं 1 फरवरी को अनाउंस करेंगे, ऐलान किया जाएगा। होगा नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं होना, 1 फरवरी को अभी ऐलान होना है कि कब होगा लॉन्ग मार्च। और उसामा साहब ये लाहौर में अगर ये बंदे नहीं इकट्ठे कर सके तो इन्होंने इस्लामाबाद तो इनसे बंदे नहीं लेके जाएंगे। इस्लामाबाद में इनमें से बंदे लेके जाने वाले मौलाना फजल रहमान है, जिनके पास स्टूडेंट्स है, सारा कुछ है, वही हैं, और तो इनके पास कुछ नहीं है। जो बिलावल भुट्टो हैं वो कितना 2-4 हज़ार वो कर सकते हैं, 7-8 हज़ार मरियम कर सकती हैं, तो इससे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है। आप चूँकि साफियों को रिप्रेजेंट करते हैं, मौलाना कह रहे हैं कि जी दबाव था लोगों पर जलसे को सही ना दिखाने के लिए, फ़कीदुल मिसाल वो कह रहे हैं जलसा था, तो लोगों पर दबाव, आप समझते हैं पूरे फील्ड में दबाव था कि जलसे को ठीक नहीं दिखाना। तो कैसे ड्रोन कैसे झूठ दिखा सकते हैं, कैमरा कैसे झूठ बोल सकता है? देखिए सारा दिन ड्रोन भी वहाँ पर रहे, सारा दिन कैमरे भी वहाँ पर रहे। तो सेकेंडली कुछ मीडिया चैनल 5-5 हज़ार भी कहते रहे, मगर वो भी गलत है। 70,000 भी तो कहते रहे ना, वो भी मीडिया ही था। वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने इमरान खान का 2011 का भी जलसा कवर किया, मैंने 2018 वाला भी किया, 2013 वाला भी किया, सारे जलसे मैंने कवर किए हैं। वहाँ का मैं एक चीज़ से हिसाब लगा सकता हूँ कि इमरान खान के जलसे में कितने लोग थे। जब वहाँ पर भी वो लाखों की बात करते थे तो मैं उस वक्त भी मुझे पता होता था कि कितने लोग हैं। ठीक है, तो मुझे एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कम करने की ज़रूरत है। जो था मैं वही बयान कर रहा हूँ।
मेरे अंदाजे के मुताबिक 25,000 के करीब लोग थे। मैं 5,000 नहीं कह रहा, 7,000 नहीं कह रहा, 25,000। उस 25,000 उस फाइनल आपका शोडाउन था, 25,000 में 8,000 तक मौलाना के लोग आए हुए थे। बाहर मौलाना पाकिस्तान के चारों तरफ। और ये 25,000 की डोगर साहब जो तादाद बता रहे हैं, ये पीक जो यानी पीक जो उनकी मैक्सिमम जो तादाद थी, ये उसको बता रहे हैं। उसको मियां नवाज शरीफ की तकरीर में तो 5,000 नहीं थे के अंदर, अगर जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर में तो 5,000 लोग नहीं थे मुश्किल से। मैं देख रहा था ड्रोन से, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। नून लीग उस ग्राउंड को भर नहीं सकी। एक इन्होंने बहुत मोहतात होके इन्होंने एरिया जो था सिलेक्ट किया, उसमें ये उस तरह नहीं था। इन्होंने बहुत मोहतात होके मीनार पाकिस्तान का वो एरिया किया कि जिसको इनका ख्याल था कि 30-40 हज़ार की, 40 से 50 हज़ार की कैपेसिटी है, इतनी तो हम कर ही लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद भी मरियम साहब आप बार बार रिक्वेस्ट पता क्यों कर रही थी ड्रोन वालों को कि आप ड्रोन ना चलाएं, ड्रोन ना चलाएं, क्योंकि ड्रोन तो पूरी चीज एक्सपोज कर रहा था। क्योंकि दूर से और चीज नजर आती, जब ड्रोन ऊपर से दिखाएगा तो वो गैप दिखा रहा था, असल में ड्रोन से पता चल रहा था मैसेजेस आ रहे थे एक बंदा कितनी दूर खड़ा हुआ है। तो लाजा इसलिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ड्रोन ना चलाएं, क्योंकि ड्रोन चलाने से जो थोड़ी बहुत वो जगह थी, क्या होगा, उसमें भी बहुत डिस्टेंस पे लोग थे, यानी साथ साथ खचाखच जिस तरह होता है ना भरा हुआ हजूम, उस तरह का नहीं था। और स्कैटर्ड लोग थे, बहुत थोड़ी जगह थी, 30% जगह थी, वो भी फिल नहीं हो सकी। और बाहर भी कितने को खास लोग नहीं थे। और जिस तरह लोग जो आवाम जिसको कहते हैं ना जी, आवाम, और फिर जो लोग आए कारकुन नहीं आए, सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर साहब ने चार्ज नहीं थे, लोगों ने तो आना ही नहीं था, यानी मोटिवेशन जो बिल्कुल नहीं थी। सर जब अपने कारकुन नहीं ला सके आप, देखिए ना, इससे ज्यादा तो आपके कारकुन आते हैं, जज्बा होता है। यही मैं बात कर रहा हूँ कि कल जो क्राउड था वो अच्छा चले, सारा क्राउड चेक किया, क्लियरली नजर आ रहा था कि ये भेड़ बकरियों की तरह लोगों को बिरयानी की दे के 1500 रुपए पे मजदूर भी लाए हुए थे उन बेचारों को, पैसे भी नहीं। ये सब ब्रेक का वक्त है कि वाजी क्राउड था ना, जो एक पार्टी का वर्कर होता वो नहीं था। ब्रेक के बाद महमूद खान अचकज़ई ने जिस तरह पंजाबियों की बेइज्जती की है, लाहौरियों की खास तौर पर बेइज्जती की है कि हमने अंग्रेज़ों का साथ दिया, हम सिख और हिंदुओं के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या करते रहे, ब्रेक के बाद इसका जवाब देते हैं। अब पता चला। अब पता चला। महमूद खान अचकज़ई साहब, पता नहीं उनको पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के रहने वालों से कोई नफरत है। कराची गए तो उर्दू के खिलाफ बोले, और जहाँ जाते हैं उनको अफगानिस्तान की बड़ी मोहब्बत होती है। अच्छी बात है, हमसायों से होनी चाहिए, लेकिन जब आप पाकिस्तान का खाते पीते हैं, यहाँ पर आपका सब कुछ है, तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हैं। अब तो हद कर दी कि लाहौर के जलसे में उन्होंने पंजाबियों और लाहौरियों की वो तारीखी बेइज्जती की कि बर्दाश्त से बाहर है। ये कहा कि जी लाहौरियों ने साथ दिया अंग्रेज़ का हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर, ये उन्होंने चार्ज लगाया। अब हकीकत क्या है, मैं सिर्फ चंद, क्योंकि एक तारीख है पूरी पंजाबियों की अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की और शहादतें देने की, जिहाद करने की, मैं सिर्फ चंद चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ ताकि अचकज़ई साहब को ये खबर हो जाए। पूरे बर्र-ए-सग़ीर में पंजाब वो सूबा था जिस पर अंग्रेज़ ने सबसे आखिर मार्च 1849 में कब्जा किया, सबसे आखिर में, और अंग्रेज़ लाहौर से 50 किलोमीटर दूर मौजूद था, लेकिन इसने यह फासला तकरीबन 5 बरसों में तय किया। पंजाबी हुर्रियत पसंदों ने कमांडिंग अफसर मेजर स्पेंसर, दीगर अफसरों को कत्ल किया। धरती के इन बेटों को फांसी दी गई थी। मरी में मुजाहिद लीडरों डॉक्टर रसूल बख्श, सैयद करम अली और डॉक्टर अमीर अली को सजाए मौत दी गई। अचकज़ई साहब ये सुनते जाएं आप और तारीख पढ़िएगा जरूर। मीरठ, छावनी, अंबाला और रोपड़ में अंग्रेजों ने 135 हुर्रियत पसंदों को गोलियों से उड़ा दिया था। 135 को अंदाजा लगाएं आप, ये शहीद हुए। फिरोजपुर, होशियारपुर और रावलपिंडी में 45 मुजाहिदीन को सरेआम दरख्तों पर लटका कर इनकी जिंदगी का खात्मा किया गया। ये एक दास्तान है शहीदों की। सियालकोट के करीब 300 हुर्रियत पसंद जनरल निकलसन के दस्तों से लड़ते हुए शहीद हुए और गिरफ्तार हुए। ये सब पंजाबी हैं, सिर्फ पंजाबियों की मैं आपको बात सुना रहा हूं। गुजरात और अमृतसर में 500 से ज्यादा लोग धरती पर कुर्बान हुए। ये चंद मिसालें हैं, शहादतों की एक दास्तान है। सरगोदा में एक हुर्रियत पसंद को चौक में फांसी दी गई थी। ये सब तारीख का हिस्सा है, अंग्रेजों की तारीख ही पढ़ लीजिएगा। जंग में कैप्टन हॉकिंस के फौजी दस्तों ने मुजाहिदों को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासिल किया। और आगे सुनते जाएं।
गोगीरा यानी साहिवाल का इलाका, इसमें राय अहमद खान खरल और इनके साथी अंग्रेज के खिलाफ बरसरे पैकार रहे। आखिर में मैं बताऊंगा इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब के जंगलात में इन मुजाहिदीन ने आजादी का बसेरा था। राय अहमद खान खरल ने गोगीरा जेल पर हमला करके सैकड़ों मुजाहिदीन को अंग्रेज की कैद से निजात दिलाई थी। एक आदमी इतना दिलेर था। राय अहमद खान खरल अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हुए थे। कभी इनके बारे में भी सुनना होगा आपने। राय अहमद खान खरल के बाद एक और मर्द जर्री मुराद फतियाना सामने आया। एक के बाद एक लोग आते चले गए और संभालते चले गए ये जो अलम था। मुराद फतियाना ने असिस्टेंट कमिश्नर बर्कले और इसके 50 फौजियों को हलाक किया था। इसके बाद दीगर नामवर पंजाबी मुजाहिदीन में निजाम लोहार, इमाम दीन, मामून काठिया, नादिर शाह, वली दाद, मोखा माहीवाल, दुल्ला माछी, जग्गा, जीवना मोड़। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब हिंद में बगावत में पंजाबी हुर्रियत पसंदों के जज्बा हुर्रियत का भरपूर एतराफ किया। तो अंग्रेज जिस चीज का एतराफ करते हैं, और महमूद खान अचकज़ई साहब आपको शर्म आनी चाहिए। राय अहमद खान खरल कामयाब हो जाते तो पूरा पंजाब हमारे हाथ से निकल जाता। पंजाब रिपोर्ट में ये एतराफ भी किया गया। आप अंदाजा लगाएं कि ये कुर्बानियां हैं। खरल साहब, मैं इसलिए आपको चाहूंगा आप इस पर बात करें कि आपके ये बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने ये कुर्बानियां दी हैं। राय अहमद खान खरल साहब, ये महमूद अचकज़ई को ये चीजें पता नहीं है या जानबूझकर वो एक जगह जाकर, बादशाह का शेर है, नस्ल आपने जोर बखौंदियां ने जो उखड़ी पा छड़िंदियां ने। मामला ये है कि हर नस्ल जो है ना, या खून उसका असर होता है। राय अहमद खान खरल का और आगे जो नस्लें हैं वो तो उनके अंदर असर आएगा। महमूद खान अचकज़ई का कसूर नहीं है। उनके वालिद जो अब्दुल समद सिद्दीक जो अचकज़ई हैं, वो तो कांग्रेस के रहनुमा थे। नेहरू और गांधी के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर उनकी वायरल हैं, और वो तो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे। महमूद अचकज़ई पाकिस्तान को नहीं मानते, ना उनके वालिद पाकिस्तान बनने के हक में थे। वो पिशावर अब KPK में खड़ा होकर कहते हैं कि जनाब ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। वो खाते पाकिस्तान से हैं और गुन गाते हैं वो अफगानिस्तान के और भारत के। तो ऐसे लोग जो हैं, इनको PDM वालों को भी, जो मरियम साहिबा, बिलावल साहब और जो मौलाना फजल रहमान साहब को, उनको भी चाहिए कि जो जिस तरीके से ऐसे बंदे जो कराची में मज़ार कायद पे खड़े होके उर्दू ज़ुबान जो हमारी कौमी ज़ुबान है उसके बारे में वो बिस्ती उसकी करते हैं। यहाँ पे लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे जहाँ पे करारदादे पाकिस्तान हुई, और जो पंजाब जिस तरह आपने बताया कि जो धरती है सुरमाओं की, बहादुरों की, शोहदा की, वहाँ पे खड़े होके जनाब वो ललकारते हैं गैरत को। अपनी गैरत को संभालें आप, ठीक है, जो चद्दर से नहीं संभाली जाएगी। इस तरह ये पंजाब का वोट शर्म आनी चाहिए। पहले इंसानियत का कार्ड खेलने की कोशिश की गई, जाग पंजाबी जाग कहते हैं, और उसके बाद आप पंजाबियों को गाली देते हैं यहाँ पर आके। सामा साहब, कितने अफसोस की बात है कि वो नूनी जो सारी उम्र जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग के नारे लगाकर वोट लेती रही, आज वही नून लीग उसकी सरबराह जो है उसके साथ बैठ के एक बंदा पंजाबियों को गाली दे के चला गया, लाहौरियों को गाली दे के चला गया, मीनार पाकिस्तान के नीचे बैठ के गाली दे के चला गया, और वो उसको सपोर्ट कर रही हैं और उसके पीछे पीछे फिर रही हैं। सर, उसके साथ शामिल नहीं हो गए आप इसकी तरदीद करें, कोई जवाब तो दे। अब ये शरीफ खानदान से पूछता हूँ कि अब जो पंजाबियों की पाक को इन्होंने दाग लगाया है, इसको कौन धोएगा? महमूद अचकज़ई जो है, असल में मसला ये था कि महमूद अचकज़ई ने जब ये देखा कि लाहौर से तो बंदा ही कोई नहीं आया, तो वो मायूसी में, डेस्परेशन में, गुस्से में वो ये कह गया। असल इशू ये है कि लाहौरियों ने इनका बयानिया जो था वो फेंक दिया, दरियाए रावी में फेंक दिया, बहा दिया कि ये जो अदारों को गालियाँ देना, ये जो कोर्ट्स जो अदालती फैसलों को गालियाँ देना, ये जो फौज को गालियां देना, फौज पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान के हीरो हैं उनको उनके खिलाफ साजिश करना, सरकार इसको लाहौरियों ने सपोर्ट नहीं किया। उनका क्या लेना देना था? कल आसिफ सईद खोसा साहब को रगड़ दिया जी, जनरल पाशा का, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का, पता नहीं कौन कौन साहब ये कल डेस्परेट हो गए हैं। कल इनको मायूसी हुई है। लाहौर की 1.25 करोड़ की आबादी है। सर, इनको मायूसी है तो अपने घर रखें। पंजाबियों का क्या कसूर है? लाहौरियों का क्या कसूर है? आप लोगों को गालियां दे रहे हैं। बंदा भी ये नहीं निकाल सकी तो इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। सर, ये हमारे बुजुर्गों ने, बाबर साहब आपके, खरल साहब के, मेरे, हमारे बुजुर्गों ने ये जो कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं सर, खून दिया है इस धरती को,
इनको शर्म नहीं आती, ये आके उन पर सवाल उठाते हैं कि उन लोगों ने जनाब अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब कहां जाए? ये खुद कांग्रेस के साथ है, ये खुद पाकिस्तान के खिलाफ थे, आज ये पाकिस्तान के मामे चाचे बने हुए हैं। महमूद अचकज़ई आज भी पाकिस्तान का सिर्फ पासपोर्ट यूज करता है, वरना अपने उसका दिल करता है कि बलूचिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में चला जाए। आज भी वो सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वहां पर वो अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान की हर साजिश में महमूद अचकज़ई जो है आगे रहा है। तो सर ये नून लीग को क्या इस तरह से इनका वोट बैंक बढ़ेगा? आज भी कभी कहते हैं जी हम कश्मीरी हैं, कभी मियां साहब कहते हैं कश्मीरी, फिर जाति उमरा को आज तक नहीं भूले। वो इंडिया छोड़ आए थे लेकिन यहां आकर फिर जाति उमरा अपना बसा लिया इन्होंने, उसको नहीं भूलते। फिर कभी कहते हैं जी हम लोहार पंजाबी। तो ये फिर अगर कोई सही पंजाबी हो वो वहां पर बैठ कर गाली सुनेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही, वहां जो नून लीग की लीडरशिप थी उन्होंने इनको चुप क्यों नहीं कराया, समझाया क्यों नहीं? क्या हमारे बुजुर्गों को गाली दे रहे हैं? शटअप कॉल देते। अगर रत्ती भर भी इनमें गैरत होती ना तो ये शटअप कॉल के देते। उस वक्त तो मरियम साहबा बड़ी चिट पाड़ रही थी कि मेरे वालिद साहब ने कहा कि लाहौरी ना कहें, उनको जिंदा दिलाने लाहौर कहें। ये है जिंदा दिलाने लाहौर की आपने इज्जत कराई, अपनी गोद में बिठा के उस बंदे से आपने लाहौरियों को गालियां दिलवाई हैं। वहां पे वो बिस्ती नजर नहीं आई। हम सिखों हिंदुओं के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ देते रहे, इससे बढ़कर क्या है? जो ये कुर्बानियां हैं, जो हमारे आप देते रहे, खुद जो शहीद होते रहे, जो खून देते रहे, ये सिला दे रहे हैं आप उनको। गद्दार वो वहां खड़ा करके, मीनारे पाकिस्तान में खड़ा करके, ये भी लाहौर में हुआ ना, करारदादे लाहौर हमें ताना देते हैं। सर मीनारे पाकिस्तान लाहौर में, करारदादे पाकिस्तान लाहौर में, क्या वो ऐसे ही हो गई थी? यहाँ के लोगों की कोई कुर्बानियां नहीं है, उनको आकर आप उनके सारी कुर्बानियों को झुटलाते हैं, वहां हमारे बुजुर्गों को आप गालियां दिलवाते हैं और शर्म नहीं आती आपको? फिर हमसे आप वोट मांग रहे हैं। करारदादे लाहौर यहाँ पास हुई इसलिए उनको तकलीफ हुई ना, उसी जगह पे खड़े होकर चूंकि पास हुई। ये तो लाहौर के पाकिस्तान के मुखालिफ थे, वालिद इनके साथ खड़े हुए थे, नेहरू के और गांधी के सारे। तो जब लाहौर में करारदाद पाकिस्तान इस जगह पे पास हुई तो अचकज़ई साहब को तो ये जगह अच्छी नहीं लगेगी, उनको तो ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लिहाजा उन्हें दिल की भड़ास अपनी निकाल ली। अभी तक अंदर उनके वही लावा पक रहे हैं। भगोड़ा, कोई कहे कि जनाब भागा हुआ है, मफरूर है, इश्तिहारी है, 2 नंबर है, करप्ट है, फ्रॉडिया है, तो बड़ा दुख होता है। हमारे बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं जो इस दुनिया से चले गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए और खून दिया उन्होंने इस धरती को और अंग्रेजों के। और आखिर में ये पंजाब बताओ, उनकी कोई इज्जत, उनके हमारी गैरत को कहीं नहीं है। हम सुला दें उसको क्या? अल्लामा इकबाल सामने मदफन है जो उनका मकबरा है अल्लामा इकबाल का, वो क्या ये कहती है वोट को इज्जत दो, मैं जो हुर्रियत के लिए लाहौरियों को इज्जत दो। सारी उम्र तुमने यहाँ से सीटें जीती, लाहौर की सीटों पे तुम प्राइम मिनिस्टर बने, तुम वज़ीर आला बने, तुमने सारे बड़े बड़े ओहदे एंजॉय किए और आज शर्म की बात है कि तुम ऐसे घटिया लोगों को साथ लेके बैठे हुए हो और उनके जरिए से लाहौरियों को गालियां दिलवा रहे हो। सर मुझे पंजाबियों को गालियां दिलवा रहे हो, हमारे अबाओ इज्जत को गालियां दिलवा रहे हो कि वो गद्दार थे, जो पंजाब के साथ मिले हुए थे। मरियम मोहतरमा, आप अपने बड़ों को देखें, अगर वो मिले हुए थे तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मेरे अजदाद जो थे उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्रगल की, लड़ाई की, और मुझे पता है कि ज़्यादातर लाहौर के जो लोग थे वो अंग्रेज सरकार के आगे खड़े हुए। हिस्ट्री तो यही बताती है। आप लोगों ने अगर स्ट्रगल नहीं की तो अगर आप लोग अंग्रेजों के साथ बैठ के यहाँ सर फिर हमारे बुजुर्गों को गालियां ना दें, हमसे फिर वोट ना मांगे ना, फिर पंजाबियों से, लाहौरियों से फिर वोट ना मांगे। जिंदा दिलाने लाहौर आप कहते हैं जिनको, तो उनके दिल इस तरह छलनी ना करे। मुझे बताएं अब ये किस मुंह से बाबर साहब वोट जाकर मांगेंगे लाहौर के लोगों से, पंजाब के लोगों से कि यार हमने तुम्हारे बुजुर्गों को, आबाजदाद को गालियां पड़वाई हैं वहां पर खड़े होकर, उनको कहा है कि वो अपने लोगों को और हमें वोट दो। ये है, ये किरदार है इनका। अगर ये लोग आई प्रोटेस्ट, मुझे बहुत इस पर दुख है। मेरा ख्याल है कि जितने यहाँ के MP MNAs हैं कम से कम पंजाब के या लाहौर के खास तौर पर, उनको इस पर प्रोटेस्ट करने, अगर नहीं करते तो इसका मतलब है वो उनसे इत्तेफाक करते हैं महमूद अचकज़ई से। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला, अब पता चला। PDM हर सूरत चाहती है कि सेनेट के इलेक्शंस ना हो सकें, रुकवा दिए जाएं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। और इसमें उनके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़ेह कर चुके हैं कि हमने इलेक्टोरल वोट को तोड़ना है, और जो कि टूट नहीं रहा, पीपल्स पार्टी मान नहीं रही, और वो टूट भी जाएगा तो तब भी सेनेट के इलेक्शंस तो होंगे। आईनी और कानूनी माहिरीन की ये मुत्तफ़िका राय है। अच्छा, अब नंबर गेम बड़ी दिलचस्प है, और बिल फर्ज अगर PDM या नून लीग इसका बायकॉट करती है तो उनको कितना नुकसान होगा। इस वक्त क्या हालात हैं सेनेट में सीट्स के, जो खोएगी PDM या खासतौर पर नून लीग, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अब कितने सेनेटर रिटायर हो रहे हैं, क्या सूरत हाल है सेनेट में, उसमें देखिए कि मार्च 2021 में रिटायर होने वाले 65% से ज़ायद सेनेटर्स का ताल्लुक अपोजिशन से है।
तो लिहाजा सबसे बड़ा धचका ये ऑपोजिशन को लग रहा है, क्योंकि उनके ज़्यादातर सेनेटर्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने वाले 52 अरकान सेनेट में 34 का ताल्लुक ऑपोजिशन से है, जबकि 18 का हुकूमती बेंचों से है। और नून लीग के मौजूदा 30 सेनेटर्स में से 17 रिटायर हो जाएंगे। राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज रशीद मुस्लिम लीग नून के रिटायर होने वाले अहम सेनेटर्स में शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी के मौजूदा सेनेटर्स की तादाद 21, जबकि आइंदा बरस मार्च में 8 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, शरी रहमान, रहमान मलिक और फारूक नाइक पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में अहम नाम हैं। पीटीआई के मौजूदा 14 सेनेटर्स में से 7 रिटायर हो रहे हैं। पीटीआई के रिटायर होने वाले सेनेटर्स में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज, मोहसिन अजीज और नुमान वजीर अहम नाम हैं। एमक्यूएम की जानिब से खुशबख्त शुजात, मियां अतीक शेख, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे। जमात इस्लामी के सरबराह सेनेटर सिराजुल हक भी मार्च में सेनेट से रिटायर हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी मार्च में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए भी एहतजाज हो रहा है। एएनपी इकलौती सेनेटर्स की रिटायरमेंट के बाद सेनेट से अपनी नुमाइंदगी खात्मे के दहाने पर मौजूद है। और मार्च 2021 के बाद पीटीआई ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बन सकती है। सेनेट 104 अराकीन पर मुश्तमिल होता है, ताहम आने वाला सेनेट 98 अराकीन पर मुश्तमिल होगा। अब असद साहब, ये जो नंबर गेम है ये पीडीएम के लिए है ही इतनी खतरनाक कि उनका तो फिर एहतजाज बनता है कि उसके बाद जब पीटीआई स्ट्रांग हो जाएगी तो कौमी असम्बली के बाद वो जो सेनेट में कोई बिल नहीं पास हो सकते, ये होता है वो होता है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा अपना चेयरमैन और उनका मजबूत, फिर डिप्टी चेयरमैन भी अपना ला सकेंगे, तो इसलिए सलीम मांडवीवाला साहब की भी छुट्टी हो जाएगी। अब मामला ये है कि जिस तरीके से उसामा साहब, हमेशा हमने देखा है कि जो हुकूमत होती है ना, शुरू में कोई भी हुकूमत होती है तो उसको परेशानी होती है लेजिस्लेशन में कि आधा टाइम तो उसका गुजर जाता है कि चूँकि वो जो पिछली हुकूमत होती है अक्सरियत उसकी होती है सेनेट के अंदर, और जो नई हुकूमत आती है, अब ये हुकूमत के लिए एक ब्लेसिंग पीरियड आ रहा है ये मार्च के अंदर। मार्च के अंदर पीटीआई को जो सेनेटर है उसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, सेनेट के अंदर एक वाज़ेह अक्सरियत आ जाएगी। तो ऐवान बाला में जब अक्सरियत आ जाएगी तो सादा अक्सरियत ऑलरेडी उनके पास है, 8-10 वोट ज़्यादा ही हैं कौमी असम्बली में जी। तो अब ये है कि जो लेजिस्लेशन पीछे नहीं हो रही थी और आर्डिनेंस का सहारा लेना पड़ रहा था, एक तो वो फ़ायदा हो जाएगा पीटीआई को और वो पहले से ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक। और बहुत सारे जो रुके हुए उनके बिल हैं, लेजिस्लेशन के मामला हैं, वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी जानब ये जो बात की जा रही है इस्तीफ़ों की, अगर ये इस्तीफ़े देते हैं या फर्ज माल अगर ये सिंध असम्बली तहलील हो जाती है, इलेक्टोरल कॉलेज वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा तो पीपल्स पार्टी को होगा, उनके सेनेटर्स ही नहीं। अच्छा, फिर नून लीग के जिस तरह आप बता रहे हैं कि 65% जो रिटायर्ड होने वाले जो सेनेटर हैं वो अपोजिशन से हैं, यानी 34 उनके रिटायर्ड हो गए और 18 जो है उनका तल्लक जो है पीटीआई से है। तो पीटीआई के जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी इनकी तादाद कम हो जाएगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग या बाकी जो जमातें हैं उनके सेनेटर की तादाद कम हो जाएगी, लेकिन पीटीआई जो है उनका जो उनके सेनेटर की तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर बात है नशिस्तें ज़्यादा है। और फिर गवर्नमेंट जो एक लॉबिंग होती है या हुकूमती पार्टी के वैसे भी एक एज होता है, तो हमने देखा है हमेशा। तो अब ये सूरत हाल जो है, इसलिए ये जो जनवरी फरवरी और आगे मार्च तक जो मामले जा रहे हैं ना, अल्टीमेटली ये इस्तीफ़ों का भी मेरा नहीं ख्याल कि ये इस्तीफ़े बिल आकर दे सकेंगे, क्योंकि और अगर ये इस्तीफ़े देंगे भी तो सेनेट के इलेक्शन के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाबर साहब, ये सेनेट का मामला कौमी असम्बली से बिल्कुल मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि सेनेट टूटता नहीं है, हत्ता कि मार्शल लॉ के दौर में भी सेनेट मौजूद होता है, और ये 6 साल के लिए होने इलेक्शन। जो अब लोग बनेंगे वो अगले 6 साल रहेंगे, अगली गवर्नमेंट भी जो आएगी तो वो इनको हटा नहीं सकती, उसको भी इलेक्शंस का वेट करना पड़ेगा। तो ये इतने आम है, और पीपल्स पार्टी ने जिंदगी में एक दफ़ा ये गलती की थी इलेक्शंस का बायकॉट करना, उसके बाद तौबा कर ली थी और कभी नहीं किया। तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी तो नून लीग किस तरह से कर सकेगी, और अगर करेगी तो अपने ही लोग टूट कर चले जाएंगे। ये तो वो दौर भी था, पता नहीं अब भी हो सकता है, करोड़ों का तो सेनेटर बनता था, एक वोट जो एमपीए देता था करोड़ों में देता था, तो कई लोग हो सकता है टूट कर चले जाए, कहेंगे हम अपने दोस्त यार को खानदान 5-10 एमपीएस मिल जाते हैं, भाड़ में जाए जनाब, हमारी लीडरशिप नून लीग की कहती रहे कि जो मर्जी कहती रहे, हम अपना सेनेटर तो बनवाएं। ये भी तो मसला हो सकता है। सामा साहब पे पार्टी के सारे 7 या 8 सेनेटर्स हैं जो जा रहे हैं, और मेरा ख्याल इतने सेनेटर्स उनके इलेक्ट भी हो जाएंगे, फिर पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी तादाद कम नहीं होती। जो सबसे बड़ा डेंट पड़ना है ना, वो पड़ना है मौलाना फजलुर रहमान को,
और नून लीग की 57% सीटें कम होनी है, जो कि पंजाब में से सारी इलेक्ट हुए हैं और अब वो दोबारा इलेक्ट नहीं हुए। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो पीटीआई को होगा, केपीके में उनकी मेजोरिटी है, पंजाब में उनकी हुकूमत है और सिंध में उनके पास अपोजिशन है, तो सिंध से भी उनको सीटें मिलेंगी, केपीके से भी मिलेंगी, पंजाब से भी मिलेंगी और सेनेट में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरेगी। तो लूजर इसमें बहल नून लीग ही होगी। और जो नून लीग के हालात हैं, जिस तरह से नून लीग डिवाइड हो रही है, टूट फूट का शिकार हो रही है, सेनेट तक हो सकता है कि और ज़्यादा इसमें टूट फूट आए और ये सेनेट में मज़ीद सीटें कम करवा सकें। क्योंकि अगर इनके बंदे जो हैं वो पीटीआई के साथ मिल गए तो इनकी सीटें मज़ीद कम हो सकती हैं। नून लीग के पास दो ऑप्शन है, अगर वो सेनेट को इतना सीरियस लेती है, या तो सेनेट से पहले रिज़ाइन कर दें, और रिज़ाइन करने की समय खाली नून लीग रिज़ाइन करती है उसका कोई इम्पैक्ट आना नहीं है। वो पंजाब से आधी सीटें चली जाएंगी और कोई 45% सीटें पंजाब से जाएंगी और नेशनल असम्बली में तो खैर कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सिंध में पे पार्टी तो रिज़ाइन नहीं कर रही, पे पार्टी को उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है रिज़ाइन करने का। उनकी जितनी सीटें जा रही हैं उनकी सीटें उनको दोबारा मिल जानी है, उनकी उतनी ही तादाद सिंध गवर्नमेंट में मौजूद है जितनी पहले थी, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, एक चीज़ और आप बार बार कहते हैं कि रिज़ाइन कर देंगे। उसामा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज़ लाई को जब इस्तीफ़े मिलेंगे तो वो इन इस्तीफ़ों को फौरी तौर पर मंजूर कर लेंगे, ना ही नेशनल असम्बली के स्पीकर करेंगे। अगरचे कि इमरान खान कह रहे हैं कि जी हम इस्तीफ़े मिले हम इनको मंजूर कर लेंगे, वहाँ पर बाईपोज करवा देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये मंजूर करेंगे। जितना ही लटका सकें, चाहे सत्ताईसर हो चाहे परवेज़ लाई साहब। चौधरी स्पीकर के पास डिस्क्रिप्शन है, वो आगे नहीं भेजता, ये क्या कर लेंगे? वो कहता मैं नहीं भेजता आगे इनके इस्तीफ़े, जब तक उसका नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है, स्पीकर वो आराम से रोक के बैठा रहेगा। वो हर एक 6 माह तक हर मेंबर को इंडिविजुअली बुलाएगा, आप देखिएगा, उसका इंटरव्यू करेगा और हर मेंबर आके इंडिविजुअली उसको बताएगा कि जनाब मैं इस्तीफा देना नहीं चाहता, मेरी पार्टी का प्रेशर है, मेहरबानी करके इसको आगे ना भेजें। हाँ, ये होता है, इसमें कानून है साहब। यानी आपके ख्याल गद्दारी कर देंगे लोग? 100% करेंगे। वहाँ पर तो तीसरा बंदा नहीं ना होना, वहाँ पर स्पीकर होना और वो मेंबर होना। वो कहेगा जी आपका इस्तीफा आया तो बताए क्या करें? वो कहेगा जनाब आपकी मर्जी है, मेरा तो ख्याल है कि इसको आगे ना ही भेजें, पार्टी का प्रेशर था। पार्टी तो फिर कहेगी कि जी आपने डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की, हम आपको पार्टी से निकाल रहे हैं। स्पीकर नहीं भेजेगा ना, स्पीकर कहेगा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा इस्तीफा देना चाह रहा था, पार्टी का दबाव था उसने इस्तीफा दे दिया, मेरा नहीं ख्याल था कि ये इस्तीफा देना चाह रहा है, मुझे उसकी बातों से ये लगा तो मैं आगे नहीं भेज रहा। यानी ये जो दिसंबर की तारीख दी जा रही है कि दिसंबर इस्तीफे जमा करने, लीडरशिप अभी बड़े मराहिल हैं, पहले स्पीकर तक पहुंच तो लेने दे। अभी और तो अब माह का चले हुकूमत को मुबारक हो कि मौलाना साहब ने अभी 31 जनवरी तक की तारीख दे दी है और फिर अब ऐलान भी कर दिया है कि फरवरी में हम बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कब करना है। वो पता नहीं अब अगले साल फिर ना चला जाए। बहरहाल प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।